पावरफुल लोग अटेंशन क्यों चेस करते हैं? बड़े पावरफुल लोगों को अटेंशन चाहिए क्यों होती है? क्योंकि उनको ना नैरेटिव कंट्रोल करना होता है। क्योंकि अगर आप खुद से आपकी स्टोरी नहीं बनाओगे तो कोई और व्यक्ति आपकी स्टोरी बना देगा और वो गलत बना सकता है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो बहुत ही रिच हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन वो अपने आप को पुअर क्यों दिखाना चाहते हैं? सारा अली खान इज अ प्राइमरी एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ मार्केटिंग। निखिल कामत ने एलॉन मस्क के साथ एक पॉडकास्ट शूट किया जो इतना वायरल नहीं हुआ, वर्सेस राज शमानी ने विजय माल्या के साथ एक पॉडकास्ट शूट किया जिसके 30 मिलियन व्यूज हो गए। इंडिया की जो जनता है ना, उसको मसाला बहुत पसंद है। उसको मसाला इतना ज़्यादा पसंद है कि वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पर्सनल ब्रांडिंग का आज के टाइम पे अगर कोई सबसे बेस्ट एग्जांपल है तो वो एक पर्सन है जिसको आज के टाइम पे आपके दादा भी जानते हैं, आपकी दादी भी जानती है, आपकी अगर 4 साल 5 साल की बच्ची होगी वो भी जानती है, और वो पिछले 40 साल से कंटेंट क्रिएट कर रहा है। मैं ये हैक बता ही देता हूँ, आपके लाखों रुपए बच जाएंगे इससे कि इंस्टाग्राम पे रील्स कैसे वायरल करते हैं। आज के डिजिटल वर्ल्ड में सिर्फ काम करना काफ़ी नहीं है, बल्कि खुद को प्रेजेंट और मार्केट करने भी आना चाहिए। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, कंटेंट क्रिएशन से अपनी पहचान कैसे बनाई जा सकती है, ऑनलाइन ग्रोथ कैसे हो सकती है। अगर आप अपने करियर और बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, देन दिस एपिसोड इज़ फॉर यू। इस विषय पर बात करने हमसे मिलने आ रहे हैं फाउंडर एंड CEO ऑफ एड्समार्क, who is an award-winning content strategist and personal branding expert, जिन्होंने लाखों एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस ग्रोथ में हेल्प किया है और उन्हें फेमस भी बनाया है। सो लेट्स वेलकम मिस्टर मृणाल तिवारी। हेलो मृणाल। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग ऑन योर पॉडकास्ट। सो मृणाल, हमें बताइए कि आपने ये पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजिस्ट बनने का क्यों सोचा? इसके पीछे का ना एक बहुत सिंपल सा कारण है। मैंने एक चीज़ देखी थी जब मैं बड़ा होता था कि जिसके पास में डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो ज़्यादा पैसे कमाता है। मैं थोड़ा एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। हमारे यहाँ पे एक दूध वाला था। मैं छोटे से जगह से आता हूँ, एकदम इंदौर से भी, एक इंदौर करके जगह है मध्य प्रदेश में, मैं वहाँ पर रहता था। हमारे यहाँ पे एक दूध वाला था, अगल बगल में दोनों की दुकान थी। एक की दुकान बहुत ज़बरदस्त चलती थी, दूसरे वाले की दुकान नहीं चलती थी। मैं देखा कि ये जो लेफ़्ट वाला पर्सन था जिसकी दुकान थी, जिस पे सबसे ज़्यादा बिक्री होती थी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था। हर गली, हर मोहल्ले, हर सोसाइटी, हर स्कूल, हर ऑफिस, सब जगह पर उसको कोई ना कोई बंदा जानता ही था। तो सब लोग उसी के यहाँ से दूध मंगाते थे। जो दूसरा वाला बंदा था वो बैठे रहता था और कुछ नहीं, उस टाइम पे ना मोबाइल वगैरह थे, रील्स चलाता था वो दिन भर, यूट्यूब चलाता था दिन भर। उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, उसको कोई जानता नहीं था। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि अगर आपको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, लोग आपको देखते हैं, तो आप ज़्यादा पैसा कमाते हो। मैं देखा कि मैं कैसे इसमें कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि पर्सनल ब्रांडिंग करके एक चीज़ होती है। पर्सनल ब्रांडिंग मतलब आप खुद को लोगों के सामने ला रहे हो, आप खुद की विजिबिलिटी को बढ़ा रहे हो, आप खुद को एक ब्रांड बना रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप विराट कोहली को जानते हो, आप काइली जेनर को जानते हो। काइली जेनर के इंस्टाग्राम पे आपके हिसाब से कितने फॉलोअर्स हैं? 300 मिलियन के ऊपर होंगे, 300-350 मिलियन के ऊपर। आप काइली जेनर को पसंद भी करते हो। आप काइली जेनर के बिजनेस को जानते हो? नहीं जानते हो। उसका काइली कॉस्मेटिक्स करके बिजनेस है जिससे उसने $1 बिलियन कमाए हुए हैं, लेकिन आप नहीं जानते हो। अगर काइली जेनर ने खुद की पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करी होती, खुद के ऊपर पैसा खर्च करके खुद को वायरल, खुद को ब्रांड नहीं बनाया होता, तो काइली कॉस्मेटिक्स नहीं बनता और उससे वो $1 बिलियन नहीं कमा पाती। कहने का मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस को वायरल करो, उसकी विजिबिलिटी बढ़ाओ, इट इज़ गुड, लेकिन खुद के ऊपर पैसा खर्च करके खुद के फेस को आप वायरल करो, खुद के फेस को ब्रांड बनाओ, तो आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा कमाओगे। करेक्ट। बात आती है वापस से डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब पर्सनल ब्रांडिंग से क्या होता है ना, आपने खुद में कंटेंट डालना चालू किया यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, लोगों ने आपको देखना चालू किया, आपके फॉलोअर्स बढ़ गए, आपके व्यूज़ बढ़ गए, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया है। डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कंटेंट डालना चालू किया, मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हो गए, मतलब 1 लाख लोगों तक मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है। आज की डेट में अगर मैं कोई भी ब्रांड लॉन्च करता हूँ, टी-शर्ट का हो गया, खाने पीने का हो गया, तो एकदम से मैं 1 लाख लोगों तक उसको पहुँचा सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका एक फ़ायदा है बहुत अच्छा, और ये प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ। शिल्पा शेट्टी को आप जानते हो, सभी लोग, हम लोग शिल्पा शेट्टी को जानते हैं। उनका एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है बेस्टियन,
जी बेस्टियन बंद हो गया था, उनके पार्टनर के साथ में कुछ इशू हो गया था। जी बेस्टियन वापस से चालू हुआ और बेस्टियन की तुरंत वापस से सेल्स स्काई रॉकेट, वापस से उसने वैसा पैसा कमाना चालू कर दिया। लेकिन बिजनेस पार्टनर का क्या, ना उसका नाम कोई जानता है, ना उसको कोई पहचानता है। अगर वो दूसरा बेस्टियन खोल देता तो उसका नहीं चलता। जी शिल्पा शेट्टी का इसलिए चला क्योंकि शिल्पा शेट्टी खुद में एक ब्रांड है, लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उसके पास में डिस्ट्रीब्यूशन है कि हाँ भाई मैंने खोल दिया है वापस से, अब जाके आप वहाँ से ले लो। उसके पास में उस चीज़ का लेवरेज था, उसका पर्सनल ब्रांड था, डिस्ट्रीब्यूशन था, इसलिए वो ज़्यादा पैसे कमा पाई। खुद को ब्रांड बनाना बहुत ज़रूरी है अगर अभी के टाइम पे तो मस्ट है जी। बट आपको क्या लगता है हर किसी को ये करना चाहिए? अभी तो मुझे नहीं लगता कि हर किसी के लिए है, क्योंकि इसमें पैसा लगता है, पर्सनल ब्रांडिंग में पैसा लगता है। इम्पॉर्टेंट आगे जाके ये इतना ज़्यादा हो जाएगा ना कि आइदर बाय चॉइस और बाय फोर्स सबको कंटेंट बनाना पड़ेगा और सबको अपना पर्सनल ब्रांड ग्रो करना ही पड़ेगा, वरना आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक कैफ़े है, ठीक है, मैं वहाँ पर चाय बेचता हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे। चाय ऐसे लाखों करोड़ों लोग और हैं जो चाय और बेचते होंगे, लोग मेरी चाय पीने क्यों आएंगे? मेरे पास में ऐसा क्या है? या तो मैं बहुत सस्ता बेचूं, या तो मैं कुछ अलग करूं, या तो मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूं। लेकिन अगर मैं खुद का पर्सनल ब्रांड बनाता हूं, मैं खुद से पॉपुलर हूं, तो वो 1 लाख में जितने भी कॉम्पिटिटर्स, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जी, आएंगे लोग मेरे पास में खरीदेंगे। आप MBA चाय वाले को देखो, तो MBA चाय वाला जो है उसका पर्सनल ब्रांड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वो अच्छे वायरल हुए, मोटिवेशनल टॉक्स देते थे, बातचीत करते थे, पॉपुलर हो गए, खुद की फ्रेंचाइजी बेचना चालू कर दी। अभी खुद का चाय पत्ती का ब्रांड लॉन्च कर दिया है। ही इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। करेक्ट। बीच में कुछ उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, बट कहने का मतलब ये है कि हाँ अभी वो अच्छा खासा पैसा कमा लिया। अभी सेकंड एग्जांपल, पर्सनल ब्रांडिंग का आज के टाइम पे अगर कोई सबसे बेस्ट एग्जांपल है तो वो एक पर्सन है जिसको आज के टाइम पे आपके दादा भी जानते हैं, आपकी दादी भी जानती है, आपकी अगर 4 साल 5 साल की बच्ची होगी वो भी जानती है, और वो पिछले 40 साल से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। आप नाम गेस करके बताओ क्या हो सकता है उनका नाम? कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और रोज वो कंटेंट डालते हैं 8-8 घंटे, कभी 4-4 घंटे, पिछले 40 साल से डाल रहे हैं। नो आई डोंट नो, आई कांट लाइक गेस राइट नाउ। रामदेव बाबा जी पतंजलि, हाँ, उन्होंने पिछले 20 साल से रोज दूरदर्शन पे आके 8 घंटा योगा सिखाया, हेल्थ के बारे में बातचीत करी, लोगों की मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत करी। 20 साल अच्छा लोगों का ट्रस्ट जीत लिया, पतंजलि लॉन्च कर दिया, $1 बिलियन ब्रांड। मतलब मुझे नहीं लगता है कि आज के टाइम पे ऑर्गेनिक जो चीज़ें बनती है उसमें रामदेव बाबा का जो ब्रांड है पतंजलि, उससे बड़ा कोई ब्रांड है। ही इज मिंटिंग मनी लाइक एनीथिंग, क्योंकि 20 साल मेहनत करी ना बंदे ने, डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। दादाजी भी जानते हैं रामदेव बाबा को, बच्ची अगर छोटी सी वो भी जानती है कि हाँ रामदेव बाबा पतंजलि। तो ही इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। करेक्ट। तो ठीक है, अभी आज के ज़माने में ब्रांडिंग के लिए पॉडकास्ट बनाना कितना ज़रूरी है? पॉडकास्ट बनाना मुझे लगता है ना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले अगर आपको धंधा करना है तो आपको दुकान खोलनी पड़ती थी, एटलीस्ट वहाँ पर लोग आएँ, देखें, करें। अभी के टाइम पे हर व्यक्ति, हर बिजनेस, हर पर्सन को ना पॉडकास्ट चैनल उसका खोलना पड़ेगा। पॉडकास्ट चैनल के 2 फायदे होते हैं। नहीं, पॉडकास्ट चैनल पे आ भी सकते हैं। हाँ, पॉडकास्ट की जरूरत नहीं, आ भी सकते हैं। मतलब किसी ना किसी तरीके से पॉडकास्ट पे आप दिखने चाहिए, आप दिखने चाहिए। अभी पॉडकास्ट पे जाने से और पॉडकास्ट चैनल खोलने से सबसे पहले 2 फायदे होते हैं। ठीक है। मान लीजिए मेरा एक छोटा सा ब्रांड है, मेरी PR एजेंसी है, बहुत बड़ी PR एजेंसी, लेकिन अभी की मैं बोल देता हूँ मेरी छोटी सी PR एजेंसी है। अब मुझे ना मेरे सिटी के एक बहुत बड़े आदमी को बुलाना है। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे बिजनेस के बारे में बोले। वो क्यों बोलेगा, उसको क्या फ़र्क पड़ता है मेरे से? लेकिन अगर मैं उसको बोलूँ कि आइए सर, मैं आपकी 1 घंटे की जर्नी मेरे पॉडकास्ट चैनल पे बताना चाहता हूँ कि आपने कैसे स्ट्रगल जो आपका था उससे करोड़ों का बिजनेस बनाया, आप आओ मेरे चैनल पे, तो बंदा मेरे पॉडकास्ट चैनल पे भी आएगा, उसके बारे में भी बताएगा, मेरे बारे में भी बताएगा। उससे उसका तो फ़ायदा होगा ही होगा, मेरे खुद के ब्रांड का भी फ़ायदा होगा। विन विन सिचुएशन है पहला। दूसरा, आपका कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। जो लोगों को आप नॉर्मली अप्रोच नहीं कर सकते हो, आप उनको अपने पॉडकास्ट चैनल पे बुलाओ, आपकी नेटवर्किंग भी हो जाती है और आपका बिजनेस भी ग्रो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, और आपके नीश के कुछ 4-5 बड़े बिजनेसमैन हैं, आप उनसे मीटिंग लेना चाहो, आप 2 साल तक उनसे मीटिंग नहीं कर पाओगे। उनके मैनेजर के आगे पीछे घूमते रहोगे, सर टाइम, सर टाइम, सर टाइम।
लेकिन आप उनको बोलो कि सर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फील्ड में काफ़ी अच्छा नाम किया हुआ है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ऑडियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वो आपकी जर्नी को जाने। हफ्ते भर के अंदर आपके चैनल पे आके आपकी कुर्सी पे बैठ के पॉडकास्ट नहीं दिया ना तो नाम बदल देना। सही में। मेरा तो काम हो गया, 3 घंटे में उस व्यक्ति के साथ में बैठ रहा हूँ जिसको मैं पूछता था। जी मतलब नेटवर्किंग कितनी अच्छी हो जाती है उससे। तो करेक्ट। दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। पॉडकास्टिंग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मेन तो है कंटेंट। जी। पॉडकास्ट करो, रील डालो, व्लॉगिंग करो, कुछ भी करो, कंटेंट डालना ज़रूरी है। ठीक। दिखना चाहिए लोगों को, जी क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है आज के टाइम पे। आप सौरभ जोशी को जानते हो? नहीं। सौरभ जोशी इज़ अ व्लॉगर। तो वो क्या करता है ना, खुद के डेली व्लॉग्स डालता है 8 मिनट के, 10 मिनट के। एंड उसने अभी शादी करी है खुद, मतलब उसकी शादी हुई है। उसने शायद शादी के डाले होंगे 10-12 व्लॉग्स। पर व्लॉग पे 10 मिलियन व्यूज़, 5 मिलियन व्यूज़, 6 मिलियन व्यूज़। 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए उसने सिर्फ यूट्यूब से ही निकाल लिया। अच्छा। पूरा शादी का जितना खर्चा होगा, शादी क्या उसके बच्चे का भी खर्चा निकल गया। इतना पैसा उसने निकाल लिया। बट लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं? ऐसा कुछ तो वो क्रेजी कर रहे हैं ना। उसका जो क्रेजी, that's the उसका thing. जो व्लॉग है ना, दैट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड रिलेटेबल। मतलब जो मिडिल क्लास जनता है ना, जो दाल चावल खाती है, जो नॉर्मल रूटीन लाइफ जीती है, फैमिली के साथ में रहती पर है, ऐसे वो है कंटेंट डाला यार, उसने। बहुत उसके बाद में भी चल वहाँ गया। के वो है, मतलब स्मॉल टाउन में तो ज़्यादातर कोविड के टाइम एक्चुअली बहुत लोगों ने ये सब चीज़ें पिकअप की, बहुत ज़्यादा। यूट्यूब चैनल। हम्म। अब थोड़ा मुश्किल है, अब तो हर कोई पॉडकास्टर बन रहा है, अब तो हर किसी का पॉडकास्ट चैनल आ रहा है। इट्स बिकम लाइक दैट नाउ। बट मतलब राज शमानी का इसमें कोट भी है कि आइदर बाय चॉइस और बाय फोर्स एवरीबडी विल बी अ कंटेंट क्रिएटर इन कमिंग टाइम्स। तो अगर कोई भी ब्रांड है, कोई बिजनेस ओनर है, तो सबको पॉडकास्टिंग तो मतलब करना ही पड़ेगा। उनके लिए अभी चॉइस नहीं है। जैसे होता था ना कि आपको अगर धंधा करना है तो आपको दुकान तो खोलनी पड़ेगी, शॉप तो ऑफलाइन खोलनी पड़ेगी। आप एक एक पॉइंट पे रील बनाते हो? हाँ, क्योंकि अच्छा। अगर आप बशीर सर से पूछना, हम लोग ने 3 घंटा शूट किया था। लोग डालते हैं 2 दिन में 1 रील, हम लोग 1 दिन में 10 रील 12 रील डालते हैं। क्यों? वही, ये एल्गोरिथम को नहीं अफेक्ट करता है? नहीं करता है, आपके बिल्कुल लोग नहीं तो करता मिलेंगे, है। ये तो पूरा टाइम इसके ही रील्स आ रहे नहीं, हैं, वो इसमें क्या है नहीं ना होगा? कि इंस्टाग्राम पे अगर आप फीडबैक लूप को शॉर्ट कर देते हो, मैं ये हैक बता ही देता हूँ, आपके लाखों रुपए बच जाएंगे इससे। कि इंस्टाग्राम पे रील्स कैसे वायरल करते हैं। एक्चुअली में होता क्या है ना कि आपको फीडबैक लूप को शॉर्ट करना होता है। जितना ज़्यादा शॉर्ट कर दोगे, आपका उतना कंटेंट जल्दी वायरल होने लगेगा। फॉर एग्जांपल, मैं दिन में 1 कंटेंट डाल रहा हूँ, ठीक है, हेल्थ की निश में, और दूसरे टाइम पर एक दूसरा पर्सन है मेरा कॉम्पिटिटर, वो दिन में 10 रील डाल रहा है। आपको 3 दिन बाद इस व्यक्ति ने 30 रील डाल दी है, इसने 3 ही रील डाली है। ये जो व्यक्ति है, जो बी वाला है, इसको पता चल जाएगा 30 रील के अंदर मेरी कौन सी रील चल रही है, कौन सी रील नहीं चल रही है। फीडबैक आ गया इसके पास में। फीडबैक को लेके उसने उस 30 रील के बाद में जो कंटेंट बनाया वो उसने इम्प्रूव करके बनाया। 30 रील में से पता चल गया, अच्छा मैं जब फूड के बारे में बात कर रहा हूँ या बच्चों के खाने के बारे में बात कर रहा हूँ तो ज़्यादा कंटेंट चल रहा है, तो उसने वही कंटेंट बनाना चालू किया। अब जो कंटेंट चल रहा है वही कंटेंट आप बनाओगे तो इंस्टाग्राम पे वायरल तो हो गई। तो जितने ज़्यादा कंटेंट डालोगे इतना जल्दी पता चलता है कि क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही है। ठीक है। तो फीडबैक लूप शॉर्ट हो गया, आपके रील्स वायरल लगते हैं। मैं इसलिए तो मैं वर्षी सर का बता रहा था कि हम लोग दिन भर में 10-12 रील्स डालते हैं और एवरेज हमारे 30,000-40,000 50,000 व्यूज़ तो पर रील पे आ ही जाते हैं। एक मेरे क्लाइंट है दर्शन शाह, आप मानोगे नहीं, उनका स्टडी अब्रॉड का बिजनेस है। उनके शायद 1000 के आसपास फॉलोअर्स थे, अभी 3 लाख के आसपास फॉलोअर्स होंगे। लोग बोलते थे 2 दिन में 1 रील डालो, हम दिन की 3 रील डाल रहे थे। हर रील पे 1.5-2 लाख 1.5 लाख व्यूज़, और एक तो उनको महीने के कमेंट आ रहे हैं 70,000। 70,000 कमेंट में से मैं तो 1% का रूल मान के चलता हूँ कि 1% का भी कन्वर्जन आया तो भी आप मान के चलो कि आपका कितने लाखों का सेल हो गया। सो लाइकवाइज इंस्टाग्राम पे अभी मुझे लगता है ना वायरल होना काफ़ी आसान हो गया है, पहले तो उतना ज़्यादा नहीं था। अच्छा। हाँ, अभी बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, AI आ गया है, बहुत नए नए फीचर्स आ गए हैं, तो आपको पता रहता है कि क्या चीज़, मतलब यू कैन प्रिडिक्ट अ रील कि ये वायरल जाएगी कि नहीं जाएगी। मतलब मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स की रील होती है जिसको मैं पहले ही बोल देता हूँ कि सर ये रील वायरल जाएगी आपकी, आई कैन बेट यू 10,000 रुपीज़ की ये रील वायरल जाएगी, एंड चली जाती है वो रील। क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत सिंपल हो गया है, वायरल टॉपिक्स, वायरल सेलिब्रिटीज़, वायरल लोगों के बारे में बात करो, उनको ऑलरेडी व्यूज़ आ रहे हैं, आपको भी आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है पुनीत सुपरस्टार, जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक शादाब जकाती है जो अभी रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए थे। उनके अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे और उनके 30-30 मिलियन, 20-20 मिलियन, 10-10 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं। मेरे व्यूज़ नहीं जा रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये बताया कि ये लोग कैसे वायरल जाते हैं। वो रील पे 4 लाख व्यूज़ आ गए, उस पर लगभग 2-2,500-3,000 कमेंट भी आ गए, और उसमें से 2 लोग कन्वर्ट भी हो गए जो महीने का लाख रुपए दे रहे हैं। ये सिर्फ एक रील से हुआ है।
वाओ। और वो रील पता है मैंने कैसे शूट करी थी? मेरे साथ में वेदांश है, उसने बोला कि सर अपन शूट करते हैं ये रील अभी। तो 10 मिनट के अंदर शूट करी और उसको पोस्ट भी कर दिया ट्रायल्स पे। विद इन लाइक 30 मिनट्स वी मेड इट एंड वी पोस्टेड इट और इमीडिएटली वो ब्लास्ट हो गया। ट्रायल पे डालने से क्या फ़र्क पड़ता है? ट्रायल्स पे डालने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जो व्यक्ति ट्रायल्स पे रील नहीं डाल रहा है, ही इज़ मिसिंग ऑन बिग थिंग्स। क्योंकि ट्रायल्स पे कैसा है ना, जो कंटेंट होता है वो आपके नॉन फॉलोअर्स को दिखाता है, जो ऑलरेडी लोग आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे 50,000 फॉलोअर्स हैं और मेरे पास में ना ब्रांड्स कोलैबोरेशन और इसकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं दिन भर में 10-12 रील्स डालूंगा, किसी रील पे शायद 100 ही व्यूज़ आए, किसी पे 200 ही आए। मेरे 50,000 फॉलोअर्स हैं, ब्रांड देख के बोलेंगे इसके तो व्यूज़ ही नहीं आते हैं। तो इससे अच्छा मैं 10-12 रील्स को मेरे ट्रायल सेक्शंस पे डालता हूँ, तो वो मेरे फॉलोअर्स को दिखता नहीं है। जो रील वो 10-12 रील्स में से वायरल हो जाती है, उसको मैं मेरे मेन चैनल पे पोस्ट कर देता हूँ। ओके। तो अब मेरे चैनल पे तो आप देखोगे 1-1 मिलियन सारे व्यूज ऐसे दिख अच्छा, रहे तो हैं। मतलब ये बेसिकली स्मार्ट वर्क है कि Smart work आपने है। सब कुछ डाल दिया, हाँ। फिर वो आपको बताता है कि ये रील बहुत भाग रही है, इसको हाँ, डाल इसको दो। पोस्ट कर दो। तो वो एक्चुअली हाँ, वो एक्चुअली वही है कि मतलब आपको हाँ। कहीं ना कहीं वो बता देता है बता कि देता है। यू नो दिस इज वर्किंग सो यू कैन यूज दिस। मैं तो जितने भी क्रिएटर्स को भी देख रहा हूँ ना, मैंने बहुत अच्छा एक एग्जांपल जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स का भी दिया हुआ था। पाकिस्तानी 2 भाई हैं, दुबई में उनकी एक शॉप थी छोटी सी मोबाइल्स की। कंटेंट डालना चालू किया, वो लोग एक कंसेप्ट को अपनाते हैं, दैट इज कॉलिंग फेम हाईजैकिंग। अभी फेम हाईजैकिंग क्या होता है? एकता जी हैं, एकता जी बहुत वायरल पॉपुलैरिटी है, पर्सनैलिटी है। तो मैं क्या करूँगा, एकता जी को बुलाऊंगा, आप आइए दुबई, आपको अच्छी कारों में घुमाएंगे, अच्छी जगह पे स्टे कराएंगे, आपको लोगों से मिलवाएंगे, ये सब चीज़ें करवा रहे हैं। इसमें एक कैमरामैन रहता है उनके साथ में जो रील्स काटते जाता है। अब आप वायरल हो, मैं आपके साथ में रील बनाऊंगा तो मैं भी वायरल तो होऊंगा ही होऊंगा जी। तो वो ऐसे वायरल पॉपुलैरिटीज़ को दुबई बुलाता है। हर वीक कोई ना कोई जो भी इंडिया में वायरल हो उसके साथ में रील्स वगैरह बनाता है। ये एक तरीका है उसका फेम हाईजैकिंग का। दूसरा है कि वो पोस्ट दिन भर में 50 रील, 60 रील, 100 रील तक करता है। एक दिन में 100 रील्स पोस्ट करता है। ओके। अब 100 में से 10 तो चलेगी, जी। तो वो वायरल हो गया। उसकी लगभग 20,000 के आसपास पोस्ट है। मतलब जितनी ज्यादा रील डालो हाँ, उतना अच्छा है। अभी के आपके टाइम पे तो कहने यही का चीज़ है। मतलब। ओके। जितनी ज़्यादा रील्स डालोगे आपको उतना ज़्यादा जाएगा। 20,000 रील्स डालने के लिए अगर आप दिन की एक रील डालते हो तो शायद आपको 150 साल लगेगा। अगर आप दिन की एक रील डालते हो, 20,000 पोस्ट डालनी है तो करेक्ट। तो पॉसिबल तो है नहीं। इसलिए एक दिन की 100, 150, 200 जितनी डाल सकते माय हो। गॉड। मतलब एक फैक्ट्री के तरीके से आपको उसको चलाना पड़ता है। ये भी बिजनेस ही है। जी। इसको बिजनेस की तरह लो, सीरियसली एक प्रोडक्शन टीम डाल दो, वो करती रहेगी तो आपका अच्छा खासा चलता जाएगा। पुनीत सुपरस्टार को देख लो, पुनीत सुपरस्टार ने 10 मिलियन फॉलोअर्स के आसपास रखे हैं, उसके 40-45 हज़ार पोस्ट हैं। कुछ नहीं करता वो, बैठे बैठे कुछ भी दिखता रहता है तो शूट कर दिया डाल दिया, शूट कर दिया डाल दिया, शूट कर दिया डाल दिया, और वो इतना ज़्यादा वायरल है। जी। और उसने ना एक चीज़ नोटिस करी, पुनीत सुपरस्टार इज़ वेरी स्मार्ट। वो क्या करता है ना, वो ऐसी चीज़ करता है जो सामने वाले ने एक्सपेक्ट भी ना किया हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको मेरे शोरूम के ओपनिंग के लिए बुलाया है, तो आप वहाँ पर जाके क्या करोगे? आप थोड़ा जो मेरी टीम है उसके साथ में फ़ोटोज़ वगैरह खिलाओगे, आप रिबन काटोगे। पुनीत सुपरस्टार वहाँ पर जाता है और वो वहाँ के कांच तोड़ने लगता है कपड़े के शॉप के अंदर के जाके। ओके। लोगों को अचंभा लगता है कि ये सनकी है क्या, ये पागल है क्या, अंदर जाके ये सब चीज़ें कर रहा है। तो उसको ये चीज़ मालूम है कि इंस्टाग्राम पे अगर आप पैटर्न इंटरप्ट करते हो, बाकी लोग शोरूम पे जाके कपड़े दिखाते हैं कि ये 200 का है, ये 500 का है, उसने अंदर जाके तोड़ा फोड़ी मचाना चालू कर दी जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। पैटर्न इंटरप्ट हुआ, रील वायरल हो गई। ही इज़ वेरी स्मार्ट। हाँ, स्मार्ट एंड थोड़ा क्रेजी होना पड़ता है लगता है मुझे। क्रेजी तो होना एकदम पड़ता है। नॉर्मल तो आप नहीं रह सकते। नहीं हो सकते। मतलब इसके पीछे भी ना एक साइकोलॉजी है, या तो आप क्रेजी हो जाओ या फिर आप कुछ ऐसा कंटेंट लेके आओ जो किसी के पास में भी नहीं है। जी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंटेंट बनाऊं अगर भूतों के बारे में, ठीक है, और मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ कि मैं इंदौर शहर में रहता हूँ, वहाँ पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ऐसे ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। ऐसा कंटेंट जिसका एक्सेस सिर्फ आपके पास में और आप ही बता सकते हो, करेक्ट। वो आप बताओ, अच्छा खासा चलेगा। बहुत सारे लोग अंबानी अडानी जी के ऊपर बताते हैं। अब अगर मैं ये बता दूंगा कि अंबानी जी का जो लड़का है उसका जो दोस्त है वो क्या खाता है, अगर मैं ये चीज़ बता दूंगा और ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास में, तो ये इंटरनेट पे किसी के पास भी नहीं, ये रील वायरल हो जाएगी। या तो फिर मैं पागलपन करूं पुनीत सुपरस्टार जैसे। जी। तो सबको अपना अपना तरीका, सबको अपना अपना नीश निकालना पड़ता है। जी। बाकी रिलेटेबिलिटी इज़ अ वेरी बिग फैक्टर। करेक्ट। अगर आप रिलेटेबल कंटेंट भी डालते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा वायरल होते हो। आप जाकिर खान को तो जानते ही होंगे। जाकिर खान इज़ अ स्टैंड अप कॉमेडियन। हाँ हाँ हाँ, तो राइट। वो बहुत ज़्यादा वायरल है, बहुत लोग उसको पसंद भी करते हैं। उसने ना एक बहुत स्मार्ट चीज़ निकाली है,
पहले वो कॉमेडी करता था, जी। अभी वो रिलेशनशिप के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में कंटेंट डालता है, विच इज़ वेरी रिलेटेबल। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं उसमें वाइफ का हमेशा एक कंप्लेन रहता है कि हस्बैंड उसका फ़ोन नहीं उठाता, वो जो वाइफ है वो हस्बैंड को फ़ोन लगाती है और हस्बैंड फ़ोन नहीं उठाता है। जी। कई बार उसको फॉर ग्रांटेड फील होता है, कई बार उसको ऐसा लगता है कि इसको मेरी वैल्यू नहीं है, वाइफ को ये फील होता है। अब मुझे लगता है 99% रिलेशनशिप में होता होगा। राइट। अब इसको लेके अगर मैं कंटेंट बना दूंगा तो मैं 99% जनता के सामने रिलेटेबल हो गया। Correct. उसको लगे तो मेरे घर की बात कर रहा है, इसको पता कैसे चल गया। जी। तो जाकिर खान ने ये चीज़ देख ली एंड वो उसी चीज़ के ऊपर कंटेंट बनाता है, थोड़ा इमोशनल एंगल में करके। जी। बहुत अच्छा तो चलता है। बेसिकली वो ही आपको वो जो ट्रिगरिंग पॉइंट है किसी के Triggering. मन में, हाँ हाँ उसको पकड़ना है, या किसी की एस्पिरेशन हो या किसी की फीलिंग्स हो Yes. या कुछ भी हो ऐसे। एस्पिरेशनल कंटेंट तो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त चलता है, आप शॉक हो जाओगे ये जान के। जितने भी ट्रेडर्स रहते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, ना मैं किसी को कुछ ऐसा गलत बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन जो ट्रेडर्स होते हैं वो लोग 90% क्या करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को बेचते हैं, एस्पिरेशंस दिखाते हैं कि मैं दुबई में रहता हूँ, मैं लंबोर्गिनी चला रहा हूँ, मैं महीने का 10 लाख रुपए कमाता हूँ, 20 लाख रुपए कमाता हूँ। तुम भी कर सकते हो। कैसे? 1000 रुपये का कोर्स ले लो मेरा। जी। तो उसने कुछ नहीं, वो ट्रेडिंग से नहीं कमाता है, लेकिन वो कोर्सेज बेच के शायद ट्रेडिंग से ज़्यादा कमा लेता है। तो वो एस्पिरेशनल कैटेगरी में कंटेंट हो गया। लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं इसमें। मतलब ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनका मैं नाम लेना तो नहीं चाहता हूँ और मैं लूँगा भी नहीं, चलो छोड़ो। दुबई में बैठे हुए हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं, वो शायद ट्रेडिंग से महीने का 1 लाख रुपए कमाते होंगे, लेकिन ट्रेडिंग के कोर्सेज बेच के वो महीने का 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख कमाते हैं। जी। इतना सिंपल है ना। जैसे मेरे पास में 10 लाख का बजट है, 2 लाख में कोई भी दुबई में अच्छी जाके हवाबाजी, गाड़ी वगैरह लेना, सब कुछ कर सकता है। 50,000 का फोटोग्राफर मिल जाता है। आपने 2.5 लाख रुपए में अच्छे खासे वीडियोस बना लिए, बड़े गाड़ी, बड़ा बंगला, एंड उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना चालू कर दिया और फेक कर दिया, बोल दिया कि ये सब मेरा है और ये सब मैंने ट्रेडिंग से निकाला हुआ है। कैसे कर सकते हो? 1000 रुपये का कोर्स ले लो, तुम भी ये चीज़ कर सकते हो। जी। इंडिया की जनता थोड़ी भोली है। हाँ। वो मिडिल क्लास जनता लगता है हमको भी करना है, खरीद लेती है। अच्छा। तो इस वजह से वो नहीं, बट उसके लिए वही है कि आपकी थिंकिंग और स्मार्टनेस वैसी होनी चाहिए उस लेवल की। मतलब हर कोई आम आदमी ये नहीं कर पाएगा। नहीं कर मतलब पाएगा। आप जो बोल रहे और मैं तो बोलूँगा, थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन इंडिया की जो जनता है ना, वो बुद्धू है, ओके। स्मार्ट नहीं हो बिल्कुल भी। इसका एक बहुत अच्छा प्राइमरी एग्जांपल है, आप कंटेंट कंजप्शन के पैटर्न को देखो। जो भी कंटेंट फालतू होता है, जैसे पुनीत सुपरस्टार वाला हो गया जो कि क्रेजी कंटेंट है, एस्ट्रोलॉजी का हो गया जो कि गलत एस्ट्रोलॉजी वाली है, ठीक है, और भूत प्रेत की चीज़ें, बकवास चीज़ों के बहुत बारे में चीज़ों जब पे भी कोई चलता है। कंटेंट डालता है ना, उसको मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिलते हैं। लेकिन आप देखो, जब भी आप अच्छा कंटेंट डालोगे ना जिससे सही में किसी की लाइफ में वैल्यू एड ऑन हो सकती है, वो कंटेंट में नहीं व्यूज़ नहीं चलता। जाएंगे। जी। प्रखर के प्रवचन को देख लो। प्रखर के प्रवचन, उसके शायद 2-2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, उसके 50,000 40,000 व्यूज़ आ रहे हैं पॉडकास्ट पे। और वो ऐसे लोगों के साथ में पॉडकास्ट कर रहा है ना जो $1 बिलियन कंपनीज को चला रहे हैं या फिर अपने नीश में एकदम मास्टर हैं, लेकिन स्टिल व्यूज़ नहीं जा रहे क्योंकि इंटेलेक्चुअल कंटेंट है ना। करेक्ट। तो लोगों को समझ में नहीं आता इंडिया की जनता को। जी। उनको रियल हिट का कंटेंट पसंद है कि भाई आप बताओ कि हम कैसे 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं 5,000 रुपए लगा के। जी। बकवास चीज़ों के बारे में कंटेंट बनाओ तो अच्छा चलता है। वो तो है ही ना, जैसे बशेश जी ने बोला था ना, कच्चा बादाम के वीडियो बना के लोग करोड़ों कमा रहे हैं, और वो करोड़ों रुपए बेचारा कमा रहे हैं। इंजीनियर और ये जो मेडिकल या जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, दे आर डूइंग देयर जॉब्स। सीरियसली, So मतलब then- मेरे को तो इतना बुरा लगता है ना, मैं किसी को कॉल आउट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो लोग पढ़ाई में 5-5, 10-10 लाख रुपए लगा रहे हैं, मेरे साथ वाले हैं बहुत सारे, 10 लाख रुपए लगाए हैं 5 साल पढ़ाई करने के लिए, और जब जॉब लेने जाते हैं तो उनको 20-25,000 रुपीज़ की जॉब मिलती है। ऑन दी अदर हैंड ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो शायद 8वीं फेल होंगे, जी। और वो एक ब्रांड डील का ले लेते हैं 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, एक ब्रांड डील का। जी। मेरे क्लाइंट्स हैं, लोग बोलते हैं कि अरे कंटेंट क्रिएटर्स पैसा नहीं कमा पाते हैं, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। मेरे आंखों देखी सामने की बात है, ब्रांड डील आई, उन्होंने आधा घंटा जूम पे मीटिंग करी, 30 सेकंड ऐसे आँख के सामने उन्होंने कंटेंट मेरे सामने कि ये ब्रांड है, ऐसा ऐसा, ये वो करके उन्होंने वो रील डाल दी। अगले दिन उनके अकाउंट में 2.5 लाख रुपए आ गए थे। 30 सेकंड के 2.5 लाख रुपए। वाओ। लोग बोलते हैं कि यार ये तो इनजस्टिस है, मैंने 5 साल पढ़ाई करी है, मुझे 20,000 की नौकरी मिलती है, इसको 30 सेकंड रील डालने के 2.5 लाख रुपए मिल जाते हैं। जी। लेकिन ये भी तो देखो, उसने जो 2.5 लाख रुपए लिए हैं रील के, वो जब वो डालेगा तो जो बिजनेस ओनर उसका 10 लाख का माल भी तो बिकेगा।
उसको प्रॉफिट करके दे रहा है। वो डालेगा। और एक्चुअली बैकग्राउंड वर्क तो हर किसी ने किया होता है। हम ऐसे बोल रहे हैं इसकी रील वायरल हो गई या ये फेमस हो गया, उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत लगी, कितने साल वो ये चीज़ करता रहा, वो किसको नहीं पता। उसको 5 साल लगे, 10 साल लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। सीरियसली दैट नोबडी नोज। या ठीक है, पढ़ाई लिखाई एक अलग चीज़ है। वी आर नॉट, पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट ठीक है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, पढ़ाई के खिलाफ, लेकिन मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि लोग पढ़ाई को ज़्यादा तवज्जो देते हैं रेदर देन स्किल्स को। करेक्ट। स्किल्स अगर आप शार्प कर लोगे तो शायद आप ज़्यादा पैसा कमा लो, राइट ट्रेडिशनल डिग्रीज के। राइट, उसको सही तरीके से यूज़ करने आना चाहिए। मुझे याद है, आज से शायद 1.5 साल पहले की बात है, हम लोग ने अहमदाबाद में नया ऑफिस खोला था। तो हम लोग हायरिंग कर रहे थे। तो मेरी टीम पूरी इंदौर में रहती है, 20-25 जन की टीम है हमारी। तो हम लोग ने कहा कि सारे लोग तो अहमदाबाद आ नहीं सकते, न्यू हायरिंग करते हैं अहमदाबाद के अंदर। तो मैंने पर्सनली बोला कि मैं खुद हायरिंग करता हूँ, मैं इंटरव्यूज़ वगैरह लूँगा। मैंने इंटरव्यूज़ लिए फ्रेशर्स को। मैंने बोला कि 30,000 का सैलरी बार था, सेल्स की जॉब थी, अलग अलग एरियाज़ थे। मैंने पूछा आपकी स्पेशलिटी क्या है, सामने वाला आया तो सर मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, मुझे साइंस बहुत अच्छा है। मैंने कुणाल को देखा, मेरे ब्रदर को, और हम लोग ऐसे आँख पे वो रख रहे हैं कि बाप रे ये हालत है, तुम्हारी साइंस अच्छी है, तुम्हारा मैथ्स अच्छा है, उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा। या तो आप ये बोल सकते हो कि मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, मैं क्लाइंट से बात कर सकता हूँ, मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, मेरा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मैं आपकी टीम को संभाल सकता हूँ। कुछ ऐसा स्किल होना चाहिए प्रैक्टिकल जिससे फ़ायदा हो। राइट राइट राइट। अदरवाइज तो यू आर ऑफ नो यूज़। राइट, मतलब आप पेपर में ही हो, मतलब उसके बाद पेपर या पे ही। रियल लाइफ स्किल्स होनी बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। इसलिए तो इंडिया में जो 70% जनता है वो पैसा नहीं कमा पाती है, क्योंकि उसको लगता है ना कि वो अच्छी खासी पढ़ाई कर लेगा, अच्छी खासी कॉलेज से डिग्री ले लेगा और हाथ में उसके वो आ जाएगा रेज्यूमे, तो कहीं पर भी लगाएगा तो उसको जॉब मिल जाएगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल। अभी के टाइम पे इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि एक जॉब के लिए 100 कैंडिडेट्स खड़े रहते हैं जी। अब जिसमें से जिसकी ज़्यादा अच्छी स्किल्स होगी, जो कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा देगा, वही तो उसको हायर करेंगे। जी। मैं जब 12th क्लास में था ना मैम, तो मैं ये सोचता था कि जो मैनेजर होता है, कंपनी में मैनेजर होते हैं, मैं मूवीज़ वगैरह देखता था कि अरे कंपनी के मैनेजर्स को तो 1-1 लाख रुपए सैलरी मिलती है, ये जो एम्प्लॉय होता है नॉर्मल, इसको तो 20-25 हज़ार रुपये मिलती है, ऐसा क्यों यार, ये तो गलत चीज़ है। मैनेजर कोई काम करता नहीं है और फिर भी उसको लाख रुपये की सैलरी मिलती है। फिर जब मैंने खुद की कंपनी चालू करी और मैंने मेरे खुद के मैनेजर को 85,000 रुपीज़ की मंथली सैलरी दी, तब मुझे समझ में आया कि मैनेजर का कितना इंपॉर्टेंस है। उसको आप 85,000 रुपये तो दे रहे हो, लेकिन वो आपकी 20 जन की टीम को मैनेज कर रहा है, उससे प्रोडक्टिविटी निकाल रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ले रहा है, तो उसका रोल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। करेक्ट। लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। और अभी मुझे मालूम है कि कमेंट सेक्शन में भी लोग गाली देंगे, बुरा बोलेंगे कि अरे ऐसा नहीं होता है, ये गलत बात है, लेकिन जो सच्चाई है उसको आप ठुकरा नहीं सकते। जी। कब तक आंखों के सामने पर्दा रख के बैठोगे। मुझे कल किसी ने बताया कि अंबानी के बेटे ने मेसी को 10 करोड़ की वॉच गिफ्ट की। पावर का डेफिनेशन इज जामनगर। मैं बताता हूँ पावर का डेफिनेशन जामनगर क्यों है। कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी होगा, कोई भी बड़ा आदमी होगा, वो इंडिया में आएगा, इंडिया के बाद में वो गुजरात आता है, गुजरात कहीं नहीं जाता है, सीधा वो जामनगर जाता है, क्योंकि जामनगर में एक ही बादशाह बैठा हुआ है, दैट इज़ अंबानी जी। वो कहीं नहीं जाते हैं, वो सबको अपने घर बुलाते हैं कि आप आओ घर पे, मस्त बातचीत करेंगे, उनके साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। आप देखो जब उन्होंने शादी करी थी अनंत की, कितने लोगों को बुलाया था। लोग सोच भी नहीं पाते कि इतने लोग आ सकते हैं, बड़े सेलिब्रिटीज़, मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, XYZ, सबको। सिंस हम कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो बहुत ही रिच हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन वो अपने आप को पुअर क्यों दिखाना चाहते हैं? ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, उसमें मैं नाम लेके बोलूँगा। मेरी रील गई थी 8 मिलियन में, वापस से बोलता हूँ। सारा अली खान इज़ अ प्राइमरी एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ मार्केटिंग। करेक्ट। सारा अली खान बोलती है मैं तो 20 रुपए की रोटी खा लेती हूँ, मैं तो जो नॉर्मल टॉलिया रहता है वैनिटी वैन में, मैं वहाँ पर खा लेती हूँ, मैं ढाबे पे खाने लेती हूँ, मैं बहुत कंजूस हूँ, मैं देख के होटल्स बुक करती हूँ। ये एक टाइम पे आप ये बोल रहे हो, जी। दूसरे टाइम पे आपकी जो पिताश्री है उनका करोड़ों रुपए का एम्पायर है। पहला, चलो हो सकता है कि आपको आपके पापा के पैसे से मतलब नहीं है, आप 20-20 लाख 25-25 लाख के हैंडबैग लेके चलते हो, तो ये कैसा मिडिल क्लास आदमी है जो शायद 100 रुपये बचाने के लिए ढाबे पे खा लेगा, लेकिन 20 लाख का हैंडबैग ले लेगा। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है ना, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को ये चीज़ मालूम है कि जब तक मैं रिलेटेबल नहीं दिखूंगा ना, तब तक मेरी टिकट नहीं बिकेगी, मुझसे कोई रिलेट नहीं कर पाएगा। अगर मैं ये बोलता हूँ कि भाई मैं तो जिस फैमिली में पैदा हुआ था वहाँ पर मेरे को चांदी की चम्मच में खाना मिलता था, मैं जब क्या कहते सुबह उठता था तो 4 नौकर रहते थे, ऑरेंज जूस लेके आते थे,
कोई रिलेट नहीं कर पाएगा ना जी। कि मेरे साथ में तो कभी हुआ ही नहीं, 99 इंडिया की जनता के साथ में नहीं हुआ है। जी नहीं लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि भाई मेरे को सुबह जल्दी उठना पड़ता था, पानी भरना पड़ता था, फिर मम्मी के साथ में दूध लेने जाना पड़ता था, फिर मैं स्कूल जाता था, तो मैंने एक ऐसा सिनेरियो बना दिया जो 99% जो जनता इंडिया की उसके साथ में रिलेटेबल हो गया, कनेक्ट कर पाएगी, कनेक्ट कर पाया, तो रिलेशन बन गया उनके साथ में। जी। तो फिर इंडिया की जनता भूली, उसको लगता है कि अरे ये तो मेरे जैसा आदमी है जी, मेरे को ये पसंद है। हाँ, भले वो कितना भी अमीर हो लेकिन उसके संस्कार वही हैं कहीं ना कहीं। यस यस यस, वो ऐसा शो करते हैं जी। क्योंकि इंडियन लोगों को ना अमीरी और अमीर लोग पसंद नहीं आते हैं। करेक्ट। आप ये चीज़ देखना, मतलब 90% इंडियन फैमिलीज में ये होता है, आप ये कार चला रहे हो, आपकी कार चल रही है, आपकी छोटी कार है, आप बाइक पे चल रहे हो, बगल में से मर्सिडीज या लैम्बोर्गिनी लेके चलेगा, आप ये नहीं बोलोगे कि यार ये बंदे ने कितनी मेहनत करी होगी यार ये लैम्बोर्गिनी लेने के लिए, चोर है ये तो ये देखो किसका पैसा खाया होगा यार इसने, देखो ये बोलते हैं इंडिया में लोग। जी, क्योंकि लोग ना अमीर और अमीरी से जलते हैं। करेक्ट। इंडिया में लोगों को जेलेसी बहुत ज़्यादा है। जी, लेकिन अगर आपको उनको कस्टमर बनाना है तो आपको उनको जेलस फील नहीं कराना है, आपको बोलना है कि अरे भाई हूँ मैं भी स्कूटी पे ही था, लेकिन वो तो क्या हुआ मेरी किस्मत पलट गई तो मैं लैम्बोर्गिनी पे आ गया। करेक्ट। तो जनता रिलेटेबल फील करती है, फिर वो ऐसे आंख पे पट्टी बांधती है और बोलती है कि कितने का प्रोडक्ट है आपका, मुझे खरीदना है, ऐसे करके जी, टिकटें बिकती है नहीं, but सेलिब्रिटीज बहुत की। सारे सेलिब्रिटीज, इन कार्तिक आर्यन अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे करते हैं। एक्टर्स में अगर मैं नाम लूं तो सबसे बड़े जो बादशाह हैं इंडस्ट्री के, शाहरुख खान। आई एम अ बिग फैन ऑफ शाहरुख खान। वी ऑल आर एक्चुअली। सब आप, मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ यू सर, अगर आप ये रील देख रहे हैं। बट अगर आप ये देखो कि शाहरुख खान ने कुछ उसके इंटरव्यूज़ में बोला हुआ है कि उस टाइम पे उनके पास में खाने के पैसे नहीं होते थे, वो जब आए थे तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है मुंबई में। लेकिन आप अगर उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे, उनकी बुक पढ़ोगे, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है वो दिल्ली में ऐसे कॉलेज से पढ़े हुए हैं, ऐसे स्कूल से पढ़े हुए हैं जहाँ से इंदिरा गांधी पढ़ी है, टॉप ब्यूरोक्रेट्स और जो बिजनेसमैन है उनके लड़के पढ़ते थे। जब वो कॉलेज में जाते थे तो उनके पास में एक कार थी। उस टाइम पे, आज से 25 साल 30 साल पहले, अगर आपके पास में साइकिल भी होती थी ना तो बहुत बड़ी बात थी। कार होना इज़ अ वेरी बिग थिंग। हाँ। लोग वो बोलते हैं कि मेरा कोई इंडस्ट्री से बैकग्राउंड नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उस टाइम के जो बड़े डायरेक्टर्स थे और बड़े बड़े एक्टर्स थे, उनके साथ में उसके फादर के काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। ठीक है, ये लोगों को नहीं मालूम है। ओके। खेल वही है कि जब तक आप रिलेटेबल शो नहीं करोगे जब तक आप बिकोगे नहीं, जब तक आप अपनी रैग्स टू रिचेस की स्टोरी नहीं बताओगे ना कि मैं तो गरीब था, मैं अमीर हूं अभी, लेकिन पहले तो मैं आपके जैसे ही गरीब था। जी, जब तक आप ये चीज शो और नहीं ऐसी करोगे। तो बहुत स्टोरीज हमने सुनी है कि हम बॉम्बे आए, हम सड़कों पे रहते थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, हम ट्रैवल कैसे करते थे, वो सब। मैं इसमें निखिल कामत जी के बारे में भी बोलना चाहूँगा। आई एम बिग फैन ऑफ निखिल कामत। मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बट एक ये चीज़ भी है, निखिल कामत ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। उन्होंने जब वो कॉलेज में थे तो वो फ़ोन बेचते थे पैसा इकट्ठा करने के लिए, टेली कॉलिंग की जॉब करी, 8,000 रुपये 10,000 रुपये की उन्होंने। सब गलत बात है ऐसा। उनके पापा के पास में अच्छा खासा पैसा था, उनके अच्छे खासे नेटवर्क्स थे। बड़ी सिटी बेंगलोर जो स्टार्टअप वाली है उसमें वो पैदा हुए, उनको इकोसिस्टम वैसा मिला हुआ था, इस वजह से वो इतना ज़्यादा ग्रो। मेहनत तो है उनकी, लेकिन वो आदमी प्रिविलेज था। अंडर प्रिविलेज आदमी कौन होता है मैं बताऊं? जिसके पास में ना खाने को नहीं है, जिसके पास में नेटवर्क्स नहीं है, जिसके पास में पैसा नहीं है, जिसके पास में एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है, वो लोग अंडर प्रिविलेज होते हैं। जी, भले ही आपके पास में पैसा नहीं है, लेकिन आपके पापा के अच्छे कनेक्शन है, आप पढ़े लिखे हो, आपके पास में इंटरनेट का कनेक्शन है, आप अच्छे तरीके से बातचीत कर सकते हो, आपकी अच्छी पढ़ाई हुई है, तो आप प्रिविलेज्ड हो। अब आप ये देखिए, बिल गेट्स कभी इंडिया में पैदा हुआ होता तो वो क्या अभी बन पाता? नहीं बन पाता। अगर बिल गेट्स के फादर लॉयर थे, बहुत अच्छे लॉयर थे, उस टाइम पे उनकी जो मदर थी वो भी बहुत अच्छे एक पोजीशन पे थी, उनके पास में पैसा जो था वो पहले से था। अगर उनके मॉम डैड के पास में पैसा नहीं होता पहले से, तो क्या बिल गेट्स जो महंगा कंप्यूटर होता है वो अफोर्ड कर पाता? नहीं कर पाता। क्या वो विंडोज़ बना पाता? क्या वो माइक्रोसॉफ्ट बना पाता? नहीं कर पाता। फाउंडेशन ही नहीं हो पाती उसकी। आप प्रिविलेज्ड हो, इस चीज़ को मान लो। चेंज नहीं होगा उससे कुछ, लेकिन नैरेटिव तो सेट करनी पड़ता है। तो वही है, हाँ, और वो इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं। आई थिंक वही है कि कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट आप कर गए जनता से तो पैसा है, पैसा है। दिस इज ट्रू। मृणाल, हमें बताइए कि पावरफुल लोग अटेंशन क्यों चेज करते हैं? इसका ना एक एग्जाम्पल से मैं आंसर देता हूँ। ठीक है। आप देखो, इलॉन मस्क सबसे ज़्यादा पैसे वाला आदमी है पूरे वर्ल्ड में। जी।
निखिल कामत टॉप बिलियनर है इंडिया का, ठीक है, और भी जो बड़े बिलियनर्स हैं, पैसे वाले लोग हैं, सब लोग अभी कंटेंट डाल रहे हैं, सभी लोग अभी कंटेंट डाल रहे हैं, पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं वो? उनको क्योंकि अटेंशन चाहिए। बट बड़े पावरफुल लोगों को अटेंशन चाहिए क्यों होती है? क्योंकि उनको ना नैरेटिव कंट्रोल करना होता है। क्योंकि अगर आप खुद से आपकी स्टोरी नहीं बनाओगे तो कोई और व्यक्ति आपकी स्टोरी बना देगा और वो गलत बना सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं काफ़ी पैसे वाला आदमी हूँ, मेरे पास में अच्छा खासा पैसा है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मेरी खुद की स्टोरी बताऊं कि अगर मैंने 10 करोड़ रुपए कमाया है तो मैंने किसी का खून करके नहीं कमाया पैसा। मैं 10 साल तक मेहनत करता था, रोज़ 8 घंटा काम करता था, उसके बाद में मुझे 10 करोड़ रुपए मिले हैं। अगर मैं मेरी स्टोरी नहीं बताऊंगा तो जो मेरा कॉम्पिटिटर है या जो दूसरा आदमी वो बोल सकता है कि इसने 10 करोड़ रुपए जो कमाए ना, ये किडनैपिंग से कमाए हैं। जी, वही है, आप या तो खुद की स्टोरी खुद बता दो या तो दूसरा वाला आपकी स्टोरी बताएगा और वो गलत भी बता सकता है। फिर आपके पास में कमबैक करने का काफ़ी कम चांस होता है। सो इसलिए जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि वो विजिबल रहें, वो लोगों के सामने रेलेवेंट रहें। फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क आए दिन कुछ ना कुछ कांड कर देता है। या तो वो कुछ गलत ट्वीट कर देगा, या तो कोई कांड कर देगा, या तो अगर वो उसकी कार लॉन्च कर रहा है तो बोलेगा कि ये बहुत ज़्यादा मजबूत कांच है, और जब वो फोड़ता है तो वो कांच फूट जाता है। उसके बाद में किसी इंटरव्यू में आके वो वीड फूंक देता है, कुछ ना कुछ करता रहता है इस तरीके से जिससे वो सुर्खियों में बना रहे, एटलीस्ट लोगों की नज़रों के सामने रहे कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। क्योंकि जो आदमी दिखता नहीं है ना, वो आदमी बिकता नहीं है, और जो आदमी बिकता नहीं है वो तो पैसा कमा ही नहीं सकता है, और पैसे के बिना अभी आजकल कुछ तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, तो आप बताइए कि इंडिया में ब्रांड बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है, इंटेलिजेंस या टाइमिंग? मुझे लगता है कि टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टाइमिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितने ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, कितना ही आपके पास में नॉलेज है, लेकिन आपने उस नॉलेज को सही टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं किया तो फिर आप पैसा नहीं कमा पाओगे। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूँ टाइमिंग का। जियो आया था, जब जियो आया था तब एकदम से इंडिया का जो कंटेंट कंजप्शन का पावर है बहुत जल्दी शूट अप हो गया था। करेक्ट। क्योंकि पहले कैसा होता था, 2 GB मिलता था, और आपको महीने भर चलाना होता था उसको। एक दिन का 1 GB मिल रहा है, तो लोगों ने यूट्यूब पे कंटेंट डालना चालू किया, लोगों ने इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालना चालू किया, अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करना चालू किया। तो वो टाइम था, वो फेज था। उस टाइम पे आप अगर दिमाग लगाने बैठो कि नहीं मैं मेरी इंटेलिजेंस का यूज़ करूँगा, अभी 5 साल और वेट करता हूँ मैं, उसके बाद में मैं बनाऊंगा, मैं पूरा इकट्ठा कर लूँ पहले मेरा इंटेलिजेंस, फिर 5 साल के बाद मैं बनाऊंगा, तो कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन टाइमिंग, आपने जो सही टाइम था जब जियो आया था, इंटरनेट था, कंटेंट डालना चालू किया, उसी टाइम पे चल गया। आज सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को हम लोग जान रहे हैं जी। भुवन बम, आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल, कैरी मनाटी, रणवीर इलाहाबादिया, उस टाइम के ये सब लोग। जी जी जी। अर्ली मूवर एडवांटेज मिल गया, जब सही टाइम था तब इन्होंने कंटेंट डाल दिया। करेक्ट। अभी भी लोग बोलते हैं ऐसा कि कंटेंट सैचुरेटेड हो गया है, इतने तो लोग नहीं है, इतने कंटेंट क्रिएटर हो गए हैं। ऐसा लोग बोलते हैं कि अभी गली गली कंटेंट क्रिएटर घूम रहे हैं जी। क्या होगा, अब तो कंटेंट बनाना भी समय नहीं है, अब निकल गया, आप लेट हो गए हो। मैं उन लोगों को मूर्ख बोलता हूँ। अच्छा। उसका कारण ये है कि इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते हो, कभी ओवर पावर हो ही नहीं सकता कि कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा हो जाए। और व्यूअरशिप इंडिया में बहुत है। आप ये देखो ना कि मिस्टर बीस्ट इंडिया में क्यों आया। जी। मिस्टर बीस्ट, उसके शायद 400 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे। टी सीरीज के बाद में शायद मिस्टर बीस्ट है, उसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। वो इंडिया क्यों आएगा, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, उसको मालूम है। मैं आपको वही बोलने वाली थी कि अब सब इंडिया हैज़ बिकम अ ग्लोबल मैग्नेट, राइट। सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो भी बाहर से हैं, भले आप मेसी देख लीजिए या भले आप कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, मैक्स अमीनी के कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। जी, टाइला भी आई थी अभी यहाँ जी। तो बहुत सारे लोग इंडिया आ रहे हैं, क्या रीज़न है इसका? पैसा। इंडियन इतनी ज़्यादा, मतलब सबसे पहले तो इंडिया जो है ना वो बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, लेकिन इंडिया में जनता ज़्यादा है, और जहाँ पर जनता ज़्यादा होती है ना वहाँ पर आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊँ कि USA है या अदर कंट्रीज़ है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। हाँ। ये है कि वहाँ पर मतलब ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग हैं, लेकिन वहाँ पर मुट्ठी भर लोग हैं। अब ये आप चाइना को देखो, इंडिया का देखो, कितने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, तो पैसा यहाँ पे ज़्यादा मिलने वाला है ऑब्वियसली।
आप ये देखो कि चाइना और इंडिया आने वाले टाइम में सबको रूल करेंगे। जी, उसके पीछे का कारण है यहाँ के लोग। पॉपुलेशन, Population. पैसा, स्किल, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्योंकि वही है कि उनको लोग ज़्यादा मिल रहे हैं, व्यूअरशिप भी ज़्यादा मिल रही है। व्यूअरशिप तो सबसे ज़्यादा। नेटफ्लिक्स आप देखो, जहाँ पर वो यूएसए में शायद 2,000 रुपये लेता होगा एक एग्जाम्पल के तौर पे, वो इंडिया में 200 रुपये लेता है, 300 रुपये लेता है। लोग बोलते हैं कि इतना ज़्यादा कम कैसे ले रहा है, क्या है। लोग बोलते हैं कि यहाँ पर पे नहीं करते लोग सब्सक्रिप्शन के लिए, बट उनको ये नहीं मालूम कि वो भले ही 200 रुपये ले रहा है, लेकिन वो 20 करोड़ लोगों से ले रहा है। जी, यूएसए में जितना कमा रहा होगा उससे शायद 10x कमा ले वो नेटफ्लिक्स। जी, इंडिया की जनता ही उसका पावर है। करेक्ट। जितनी ज़्यादा मतलब जितनी ज़्यादा पब्लिक, उतनी ज़्यादा आपके चांसेस हो जाते हैं कि आप उनको सामान बेच पाओ। करेक्ट। और खाली यही नहीं, आई थिंक इंडिया की जीडीपी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, लोगों के पास पैसा है भी स्पेंड इंडिया में करने बहुत के पैसा लिए। है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग कि हमारे पास वो स्पेंडिंग कैपेसिटी है कि हम ये जी, सब बिल्कुल। चीज़ें इंजॉय कर पा रहे हैं। करेक्ट है। मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। बैक इन द टाइम जब मैं 11th-12th में था, मैं फ्रीलांसिंग करता था। यूएसए के क्लाइंट्स उस टाइम पे, बाहर कंट्रीज़ के क्लाइंट अच्छा पैसा देते थे। 2-2 लाख रुपए एक वेबसाइट का, 3-3 लाख रुपए एक वेबसाइट का, ऐसा वैसा। मैंने कहा यार यूएसए वाले क्लाइंट्स को देखेंगे, यहाँ तो लोग 20,000 रुपये नहीं देते हैं इंडिया में, यूएसए के क्लाइंट्स 2-2 लाख रुपये दे रहे हैं। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी क्वालिटी बढ़ाई, मैंने समझा, मार्केट को देखा। फिर मैंने देखा कि इंडिया में ऐसे लोग भी हैं जो एक वेबसाइट का 20 लाख रुपये देने को भी तैयार हैं। आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ता है, उस तरीके की वैल्यू डिलीवर करना होता है, खुद की उस तरीके की पोजीशनिंग करना होता है। Correct. इंडिया में पैसा खर्च करने वाले बहुत सारे लोग हैं, जी, बजाय आप पहुँच जाओ उनके पास में। आज के ज़माने में मार्केटिंग, जैसे आपने बताया, बहुत ज़रूरी है। जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन रिसेंटली हमने कुछ एक मूवीज़ देखी हैं जिन्होंने बहुत ही स्लो मार्केटिंग या कम मार्केटिंग की है, जैसे कि धुरंधर, सैयारा, जहाँ पे एक्सेसिव मार्केटिंग नहीं होने के बिना भी ये मूवीज़ बहुत सक्सेसफुल हो गई हैं। उसका क्या कारण है? इसका एक बहुत अच्छा कारण है कि लोगों को ये चीज़ पता नहीं चली है। मैं थोड़ा इसका सिंपल भाषा में आंसर देता हूँ। इनकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़बरदस्त हुई है, लेकिन लोगों को पता नहीं चला है। ओके। इंडिया की जनता ऐसी है कि वो शील्ड बहुत जल्दी लगा लेती है। शील्ड कैसे बहुत जल्दी लगा देती है? जैसे आप कभी रेलवे स्टेशन से उतरना या आप एयरपोर्ट से उतरना, आपको 10, 12, 15 जन घेर के खड़े हो जाएंगे। मैं मेरे कैब में चले जाओ, मेरे ऑटो में चले जाओ। आप उनको चूज नहीं करोगे जी, ना, आप उनको उनके साथ में जाओगे, आप शांत खड़े हो जाओगे, आप अपना रैपिडो बुक करोगे या ओला बुक करोगे। क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ये मुझे कुछ बेचने का ट्राई करेगा, ये शायद मुझसे ज़्यादा चार्ज कर लेगा। थोड़े केयरफुल होते हैं इंडियन पीपल, तो वो ऐसा शील्ड लगा लेते हैं। अब अगर उनको ये चीज़ पता चल जाएगी कि किस चीज़ की मार्केटिंग ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब ये मुझे कुछ ना कुछ बेचने का ट्राई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सैयारा है। सैयारे ने बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की रही, लेकिन लोगों को पता नहीं चला। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये बोला कि लोग कैसी मार्केटिंग करते हैं, अलग अलग शहर में जाते हैं, अपना कैंप लगाते हैं, रिपोर्टर्स को बुलाते हैं, बात करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं। उन्होंने बोला हमको करना ही नहीं है, उसमें 100 रुपये लगता है ये वाली मार्केटिंग में। फॉर एग्जांपल हम ये 100 रुपये अलग तरीके से खर्च करते हैं। हम क्या करते हैं, 5 रुपये किसी एक्टर को दिए, उसको बोला कि तू थिएटर में जाके रोने लग जाना सबके सामने, अरे मेरी गर्लफ्रेंड भी ऐसी थी, सैयारा मूवी, आई लव यू, ऐसा। एक को 5 रुपये 10 रुपये और दे दिए, बोला कि भाई तू IV ड्रिप लगा के चले जाना, कि हाँ मतलब इतना ज़्यादा मुझे मूवी पसंद आया कि मैं ड्रिप लगा के पहुँच गया हूँ। एक वहाँ पर रोने लग जाएगा, एक वहाँ पर लेट जाएगा जी। अब ये सब चीज़ें ना फिर क्या करती है, जो PR एजेंसीज रहती है वो इसके वीडियोस बनाती है, फिर अलग अलग मीम पेजेस पे डालती है, अलग अलग चैनल्स पे डालती है। लोगों को लगता है ऑर्गेनिक है ये, कह रहे भाई ये तो सही में हो रहा है ऐसा। और ये थोड़ा पैटर्न इंटरप्ट होता है इसमें कि यूजुअली इस तरीके से मार्केटिंग होती नहीं है। दिस इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। इंडियन जनता देखती है, फिर उसके मन में ये नैरेटिव सेट हो जाता है कि भाई कुछ तो बहुत अच्छा है यार सैयारा मूवी में, मुझे देखना चाहिए। इवन धुरंधर की अगर मैं बात करूं, अक्षय खन्ना का बहुत अच्छा एक क्लिप वायरल हो रहा है जहाँ पर वो शानदार तरीके से नाचते हैं। उसको मैं अभी डिकोड करके बताता हूँ आपको। क्या होता है ना, इस पर बहुत पैसा खर्च किया हुआ है इन्होंने। क्या किया इन्होंने, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट ब्रांड्स होते हैं या एजेंसीज होती हैं, उन लोगों को अच्छा खासा पैसा दिया जाता है। वो लोग क्या करते हैं, बड़े क्रिएटर्स, बड़े पेजेस, उनसे ये रील्स के फॉर्मेट में डलवाते हैं कंटेंट। अब अगर कोई बड़े पेज ने कंटेंट डाला और वो वायरल हो गया है,
तो छोटे क्रिएटर्स तो उसको डालते हैं कि अरे यार इसको व्यूज़ मिल गए, मुझे भी मिल जाएंगे, तो छोटे क्रिएटर्स ने डालना चालू किया। छोटे क्रिएटर्स ने डालना चालू किया तो बाकी लोगों ने भी देखना चालू कर दिया। तो ऐसे ऐसे करके अक्षय खन्ना का जो डांस है वो सबकी फीड में देखना चालू हो गया। जबकि वो एक तरीके से पेड मार्केटिंग है, लेकिन लोगों को ये चीज़ मालूम नहीं है। ऑल्दो डांस बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा भी लग रहा है वो। देखो प्रोडक्ट अच्छा है तो मार्केटिंग आप करो तो और अच्छा आपको रिजल्ट आता है। Correct. तो मूवी तो अच्छी है ही, लेकिन उन्होंने उसकी मार्केटिंग भी अच्छी करी हुई है, लेकिन आपको पता नहीं चला कि उसकी मार्केटिंग हुई है। बिना मार्केटिंग के कोई प्रोडक्ट बिक ही नहीं सकता है। करेक्ट। वो तो ये है कि आपको पता नहीं चला कि उसने मार्केटिंग कर ली। तो मतलब वो ये सामने आके हर शो में जाके उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारी मूवी देखो बहुत अच्छी है, ये है वो है। सो दिस इज मतलब आप बैडर्स ऑफ बॉलीवुड फुट में रह के इन्होंने कुछ किया है। एग्जैक्टली। आप बैडर्स ऑफ बॉलीवुड में देखो, आर्यन खान ने एक भी इंटरव्यू दिया हो तो जी, किसी भी पैप्स के सामने उसने गया हो, इंटरव्यू दिया हो या एयरपोर्ट पे वो पकड़ाया हो, नहीं हुआ है। वो तो छुप के चलता है। उसने इतनी बढ़िया वेब सीरीज बनाई लेकिन उसने किसी भी कुछ बोला नहीं किसी उसके सामने, रिपोर्टर के सामने। क्यों? उसको तो पैसा भी नहीं देना पड़ता। उसको मालूम है कि मैं ना थोड़ा कंट्रोल करता हूँ नैरेटिव को। मैं क्या करता हूँ, मैं लोगों के सामने ज़्यादा नहीं जाता हूँ, स्कैरसिटी क्रिएट करता हूँ। स्कैरसिटी क्रिएट करूँगा तो लोग क्रेव करेंगे, भाई ऐसा क्या है यार, ये कुछ बात नहीं कर रहा है, बता नहीं रहा है। तो लोग क्यूरोसिटी में आके फिर उसके बारे में सर्च करने लगते हैं, जानने लगते हैं जी। पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि आर्यन खान उसके पिताजी जितना मीडिया ट्रेंड नहीं है। आपने देखा हो कि शाहरुख खान से आप कैसे ही क्वेश्चन पूछ लो, जबरदस्त आंसर देते हैं, सुपर्ब आंसर देते हैं, लेकिन आर्यन खान शायद नहीं दे पाए अभी। और कंपैरिजन शुरू हो जाएगा, जैसे वो कुछ बोलेगा they'll start comparing him। ऊपर से ऊट पटांग क्वेश्चन पूछ ले कि आपका ड्रग्स वाला केस हुआ था क्रूज शिप में, आपको पकड़ा था, आप उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे, ये करके तो क्या बोलता वो उस टाइम पे। उन्होंने कहा कि कंट्रोवर्सी चाहिए ही नहीं है, स्कैरसिटी हम क्रिएट करते हैं और ज़्यादा लोगों के सामने जाते ही नहीं है। जब मैं लोगों के सामने जाऊंगा ही नहीं, बोलूंगा नहीं, तो फिर प्रॉब्लम, मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही नहीं। करेक्ट। और वैसे भी अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और आप कॉन्फिडेंट हो तो आई थिंक इतना डरने की ज़रूरत है नहीं। आपका प्रोडक्ट अच्छा है ना तो उसकी मार्केटिंग खुद ब खुद एक तरीके से हो ही जाती है, वर्ड ऑफ माउथ से। जैसे कि हम आर्यन खान की बात कर रहे थे, हम अब बात करते हैं शाहरुख खान जी। वो बड़े ब्रांड हैं या बड़े एक्टर हैं? मैं बोलूँगा शाहरुख खान इज़ अ वेरी बिग ब्रांड। ओके। एक्टर बाद में। अच्छा। ही इज़ ब्रांड फर्स्ट। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, आते हैं जाते हैं, चलता रहता है उनका, लेकिन शाहरुख खान ने कंसिस्टेंसी के साथ में उसके ब्रांड पे काम किया हुआ है जी। उन्होंने क्या किया, रेड चिलीज़ निकाल दिया, अलग अलग बिजनेसेस में पार्टनरशिप ले ली, बड़े बड़े बिजनेसेस खड़े कर लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरा चेहरा आज अच्छा है, शायद कल अच्छा ना हो, मुझे लोग आज पसंद करते हैं, कल शायद मुझे पसंद करें ना करें, मैं आज रेलेवेंट हूँ, मैं कल रेलेवेंट रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मुझे पैसा तो हमेशा लगेगा। तो उन्होंने अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। उनको ये चीज़ मालूम है कि मेरा अभी फेस है तो मैं उसको अच्छे तरीके से मोनेटाइज कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, जैसे मान लो मुझे अभी ज़ोमैटो का ऑफ़र आता है कि मृणाल जी आपको ज़ोमैटो की मार्केटिंग करनी है, आपको उनके लिए एक वीडियो बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है भाई 10-15 लाख रुपए लगेंगे, 20 लाख रुपए स्टार्ट कर देते हैं। शाहरुख खान के पास में जाएगा तो शाहरुख खान ये नहीं बोलेगा, शाहरुख खान बोलेगा कि मुझे 20% पार्टनरशिप दे दो, 1 रुपये नहीं लूँगा मैं ऐड का, ना कुछ करूँगा, आपकी कंपनी में मुझे 20% का पार्टनरशिप दे दो, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं 50 लाख का कैप क्यों लगाऊं मेरे ऊपर। मेरे को मालूम है कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो इनको शायद 50 करोड़ का फ़ायदा होगा, आगे जाके जो कंपनी है शायद 5,000 करोड़ की हो जाए, जहाँ पर मैं शायद 1 करोड़ रुपए चार्ज करता, मैं 5 साल इसमें इन्वेस्टेड रहूँ, मैं शायद 500 करोड़ कमा लूँ, 1,000 करोड़ कमा लूँ। जी। और वही हो रहा है बिकॉज वो अपने ब्रांड वैल्यू को लेवरेज सही तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल। वेदर इट्स टैग हॉयर या वेदर इट्स IPL, मतलब वो हर जगह पे कहीं ना कहीं, जैसे डेन्यूब में ही हैज पूरा बिक गया वो। मतलब लोग शॉक्ड हैं कि भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग, अरबों खरबों का उसमें इन्वेस्टमेंट, उसके बाद में यूं बिक गया वो। यूं कैसे बिक गया जी? शाहरुख खान का नाम है जी। अभी ये है कि हो सकता है कि रिजवान साजन जी जो हैं उनको ये वाली डील में फ़ायदा नहीं हुआ हो, 60-40 का हो, 60% पार्टनरशिप शाहरुख खान ने ले ली, 40% बोला कि आप रख लो, फ़ायदा नहीं हुआ रिजवान साजन जी को, लेकिन रिजवान साजन जी का नाम शाहरुख खान के साथ में भी जुड़ गया जी। अभी नेक्स्ट जो भी वो बिल्डिंग लाएंगे लोगों को पता है ये तो वही रिजवान साजन है जिसने SRK के साथ में कोलैबोरेशन किया था, इसमें मैं ले लेता हूँ, उस वाले में तो नहीं मिला था मुझे फ्लैट, इस वाले में मैं ले लेता हूँ।
करेक्ट ही इज़ वेरी स्मार्ट. करेक्ट. सो आई थिंक या कहीं ना कहीं मतलब अपने ब्रांड को लेवरेज करना और स्ट्रैटेजिकली उसे यूज़ करके Yes. कमाना, हाँ. ये आपको आना चाहिए. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आपके अटेंशन को आप समझो और उससे पैसा कमाओ, जी. क्योंकि आने वाले टाइम पे जो सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ होने वाली है ना, दैट इज़ अटेंशन. आज से 5 साल बाद जिसके पास में ज़्यादा अटेंशन होगी वही ज़्यादा पैसा कमाएगा. सिंपल सा गणित है ये. अच्छा. अगर आपको लोग नहीं जानते हैं, अगर आपके पास में व्यूज़ नहीं है, अगर आपके पास में फॉलोअर्स नहीं है, तो आपको कोई नहीं जानेगा, ना आपको कोई पूछेगा, ना आपका फैमिली मेम्बर, ना आपका कस्टमर, कोई भी नहीं आपको पूछेगा. जी. फ़र्क नहीं पड़ता ना लोगों को, क्योंकि आपसे अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं जो बढ़िया कंटेंट डाल रहे हैं, बढ़िया लोगों को संबोधित कर रहे हैं आके, एंड पीपल आर लाइकिंग देम. सो कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अपकमिंग टाइम. सलमान खान की केसेस होने के बाद क्या उनकी फ़ैन फॉलोइंग और बढ़ी या कम हुई? जितने ज़्यादा केसेस होते हैं सलमान खान के ऊपर, उतने ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती जाती है. ओके. उसके पीछे का एक सिंपल सा कारण है, उनका जो ब्रांड इमेज है उनकी जनता के सामने, वो बहुत ज़्यादा दयालु है. सबसे पहले आपने देखा होगा कि वो कभी किसी तरीके से ऐसा नहीं करते हैं कि किसी का नुकसान कर दिया हो या किसी को परेशान कर दिया हो. एक्टर्स के साथ में जो उनका चलता रहता है दैट इज़ डिफरेंट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पीपल. सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं, जी. बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं, लोगों का खर्चा उठाते हैं. जो जनता है उसके मन में सलमान खान के लिए एक ऐसी इमेज बन गई है, एक मसीहा टाइप की. जी. पहला चीज़. दूसरा, सलमान खान ने हमेशा मेक श्योर किया है कि वो फैमिली ऑडियंस के लिए रहे. जी. इवन बिग बॉस में ही इज़ अ वेरी राइटियस जज में हाँ, हमेशा हाँ. सबको सही सलाह और Yes, सही yes. तरीके से वो बिल्कुल. डांटते उन्होंने भी ये चीज़ हैं. मेक श्योर हाँ. करी कि मेरे को मेरा पोजीशनिंग फैमिली ऑडियंस के लिए ज़्यादा रखना है. जी. ना मैं किस करूंगा, ना मैं इंटीमेट सीन करूंगा, ना मैं गाली गलौज करूंगा, ना मैं इस तरीके की स्क्रिप्ट उठाऊंगा. जी. वो इस तरीके का कुछ करते ही नहीं है. जी. उन्होंने बोला कि मेरे को मेरी इमेज हमेशा से क्लीन रखनी है. जी. पहला उनका एडवांटेज है. दूसरा एडवांटेज ये है कि ये सारी चीज़ें करके ना उन्होंने एक बहुत कल्ट फैन फॉलोइंग बना ली है. एक उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ. सलमान खान की कल्ट फॉलोइंग किस हद तक जा सकती है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं. ओके. ब्लैक बक केस याद होगा आपको सलमान खान जी का. उनका एक वीडियो है जहाँ पर वो पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं, ऐसे करके बैठे हुए हैं वो पुलिस स्टेशन में, ऐसे पैर हिला रहे हैं. सामने पुलिस वाला बैठा हुआ है और वो वीडियो अभी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है. तो उस रील के ऊपर लिखा हुआ था कि कितना ज़्यादा बदतमीज है, क्या कहते हैं, सलमान खान. देखो पैर के पैर ऊपर करके बैठा हुआ है और ऐसा वैसा है. उस रील के अंदर 15 से 20 हज़ार लोगों का कमेंट आ गया और वो लोग लड़ने खड़े हो गए. कह रहे तुमको मालूम नहीं है वो 8 घंटे से जेल में था, वो थका हुआ था, ये पैर के ऊपर पैर रखने से क्या फर्क पड़ जाता है. बट वो कोई मूवी का सीन भी हो सकता है एक्चुअली. You You never never know. know. Yeah. You never know. Yeah. स्टिल आप ये चीज़ देख सकते हो कि सलमान खान के बारे में लोग बुरा सुनना पसंद ही नहीं करते हैं. जी. और इवन एक्टर्स भी, आपने देखा होगा कि सारे एक्टर सलमान खान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको डर भी है कि सलमान खान के पास में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सलमान खान के पास में जो नेटवर्क्स है, वो एक क्लिक से किसी का भी करियर ख़त्म कर सकते हैं, विच इज़ ट्रू. मुझे लगता है ना कि आपदा को अवसर में कैसे बदलते हैं वो चीज़ सीखते हैं हम समय रैना से. जी. केस लेते हैं. समय रैना ने लेटेंट शो चालू किया, बहुत अच्छा चल रहा था, गाली गलौच हुई, कंट्रोवर्सी हुई, रणवीर अलाहाबादिया का प्योर डाउनफॉल चालू हो गया. प्योर डाउनफॉल मतलब व्यूज़ नहीं आ रहे, लोगों ने पसंद करना बंद कर दिया था. ऑल्दो ही इज़ मेकिंग गुड कंटेंट एंड आई लव हिम, बट जो जनता ने करना चालू किया, बॉयकॉट काइंड ऑफ अ थिंग. लेकिन समय रैना ऑन दी अदर हैंड जबरदस्त ब्रांड डील्स मिल रही है, 20-20 लाख, 30-30 लाख की. कंट्रोवर्सी के बाद में तो और ज़्यादा हो गई है. जी. जो लोग नहीं जानते थे वो लोग भी अभी समय रैना को जान रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन केस. तो उसने आपदा को अवसर में बदलना बहुत अच्छे से सीख लिया है. प्लस समय रैना इज ट्रू टू हिज आइडेंटिटी. जैसे फॉर एग्जाम्पल गाली गलौच वाला कंटेंट बनाता है, डार्क ह्यूमर बनाता है समय रैना, तो कभी भी उसने ऑफ कैमरा ऑन कैमरा ये शो करने का ट्राई नहीं किया कि मैं सात्विक हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ. ये चीज उसने रणवीर के साथ उल्टा हो गया, क्योंकि उसकी इमेज बहुत ही ज्यादा क्लीन थी. Yes. और जब उसने ये सब बातें कही तो एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट. ये तो ऐसी बात हो गई कि आप सलमान खान की इमेज ऐसे देखते हो कि वो बहुत लोगों की मदद करते हैं, और एक उनका ऐसा वीडियो आ जाए जहाँ पर वो उनके नौकर को मार रहे हैं बहुत ज़्यादा. मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आई एम स्टिल, कि ऐसा हो जाए तो फिर सलमान खान को लोग नहीं पसंद करेंगे ना, क्योंकि उनकी इमेज एक मसीहा टाइप की है. जी. और फिर कुछ ऐसा बाहर आ जाए तो एकदम फ्लिप हो जाएगा. रणवीर अलाहाबादिया के केस में यही हुआ. जी. आप कुछ राखी सावंत के बारे में राखी सावंत, ओ माय गॉड, आई लव राखी सावंत.
मैं ना राखी सावंत की स्ट्रैटेजी को इसलिए ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि उसने उसके पास ना एक आर्ट है, द आर्ट ऑफ गेटिंग रिलेवेंट। कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करेगी, कुछ ना कुछ इंटरव्यूज में जाएगी, कुछ ना कुछ बकवास करेगी, कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट डाल देगी। मतलब इलॉन मस्क मेरा भाई है, हाँ। और डोनाल्ड ट्रंप मेरे पिताजी हैं, पता नहीं क्या क्या बोल देती मोदी जी है। वर्जिन है, ये सब चीजें भी बात करती है वो। तो मुझे लगता है ना कि उसने एक चीज देख ली कि मैं कुछ भी बोलना है, मुझे जस्ट रेलेवेंट रहना है। रेलेवेंट रहेंगे तो ब्रांड्स अप्रोच करेंगे तो पैसा मिलेगा, और पैसे से तो जिंदगी चल रही है जी। तो राखी सावंत इज वेरी स्मार्ट, उसने ये चीज़ मास्टर कर लिया अभी। जब भी तो देखो ना, बिग बॉस में भी वो हमेशा आ जाती है, इंटरव्यूज उसके इतने ज़्यादा वायरल होते रहते हैं, उसको मालूम है क्या चीज़ चलती है, एंड शी इज़ वेरी स्मार्ट। जैसे हम सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है सेलिब्रिटीज़ अपनी इमेज कंट्रोल करते हैं या पब्लिक उनकी इमेज को कंट्रोल करती है? देखो, इसमें ना मुझे ऐसा लगता है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो खुद की इमेज को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलते हैं। अच्छा। वो खुद की ऐसी पोजीशनिंग बना के चलते हैं। जैसे आप अगर कार्तिक आर्यन को देखो, तो कार्तिक आर्यन ने उसकी ऐसी इमेज सेट करके रखी हुई है कि हम स्मॉल टाउन बॉय जो अभी बॉलीवुड पे छाया हुआ है, मिडिल क्लास पे। सारा अली खान को देखोगे तो उन्होंने ये बता के रखा हुआ है कि आई एम अ मिडिल क्लास गर्ल, मैं फैंसी स्टफ में नहीं हूँ, आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग्स, बट रियलिटी सबको मालूम है। तो सबने अपनी इमेज उस तरीके से पोर्ट्रे करके रखी हुई है जो उनके लिए काम कर रही है, करेक्ट, या जिससे उनको बेनिफिट होता है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो खुद की इमेज कंट्रोल करके नहीं चलेंगे या जनता के सामने एक नैरेटिव सेट नहीं करेंगे तो उनको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो निखिल कामत ने इलॉन मस्क के साथ एक पॉडकास्ट शूट किया जो इतना वायरल नहीं हुआ, वर्सेस राज शमानी ने विजय माल्या के साथ एक पॉडकास्ट शूट किया जिसके 30 मिलियन व्यूज़ हो गए। सो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया की जो जनता है ना, उसको मसाला बहुत पसंद है जी। उसको मसाला इतना ज़्यादा पसंद है कि वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ठीक है। आप मिडिल क्लास जनता को देखो, उसके बगल के मोहल्ले में लड़ाई हो रही होगी तो वो काम छोड़ के वहाँ पे खड़े हो जाएंगे, देखे तो पता करें किसकी लड़ाई किससे चल रही है। बिग बॉस की टीआरपी इतनी ज़्यादा क्यों जाती है? क्योंकि उसमें लड़ाई वगैरह होती है, लोगों के सीक्रेट्स रिवील करते हैं, मसाला मिलता है, व्यूअरशिप जाते हैं। विजय माल्या के सीन में इतना ज़्यादा व्यूज़ क्यों गया? क्योंकि लोगों को मसाला चाहिए था कि भाई कैसे चोरी करी, कैसे ये पकड़ाया, क्या कर रहा है वहाँ पर। हाँ। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए। इंडियन जनता को इंटेलेक्चुअल कंटेंट पसंद ही नहीं आता है। निखिल कामत ने हिस्ट्री सेट कर दी है इलॉन मस्क के साथ में पॉडकास्ट करके। करेक्ट। 10 मिलियन व्यूज़ ही आए हैं। 100 मिलियन व्यूज़ डिजर्व करता है वो पॉडकास्ट, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस और बातें हैं उसमें जिससे सामने वाला अगर सीख ले तो वो करोड़ों रुपए कमा ले। लेकिन इंडियन जनता, उनको तो मसाला ही चाहिए। आप इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखोगे, प्रखर के प्रवचन इज़ अ वेरी गुड पॉडकास्टर, अच्छा कंटेंट डाल रहा है वो अभी, लेकिन उसको 20-30 हज़ार 40 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, विच इज़ वेरी मच लो कंपेयर टू द गेस्ट जो कि वो लेके आ रहा है। क्या कारण है? बुद्धिमत्ता वाला कंटेंट है, इंटेलेक्चुअल कंटेंट है, कुछ वैल्यूएबल कंटेंट है, तो उस पर व्यूज़ नहीं जा रहे। ऑन दी अदर हैंड रियल हिट वाले हैं, रियल हिट वालों ने पॉडकास्ट किया कि मैडम आप ये बताइए कि दिल्ली में भूत जो हैं उनको ठंड लगती है कि नहीं लगती है। 1 मिलियन 2 मिलियन, ये वो बात कर रहे हैं कि कॉन्वोलेक्सा आप करते रहिए, आपके पास में पैसा आने लगेगा जी। और भी 2-3 चीज़ें ऐसी अलग अलग, बहुत ही व्यूज़ ज़बरदस्त जा रहे हैं। क्योंकि इंडियन जनता पता है कैसी हो गई है, उसको मुफ्त का चाहिए, सब कुछ मुफ्त का चाहिए। आप देखिए किसी भी कंट्री की पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता है कि उनको सब चीज़ें हाथ में मिल जाए। फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, 10-10 हज़ार रुपये लाडली बहना योजना में, रोजगार मतलब देना, आप सब कुछ उसको हाथ में दे दोगे तो वो काम किस चीज़ के लिए करेगा? वो मेहनत किस चीज़ के लिए करेगा जी? उसको तो ये चाहिए कि मुझे रोजगार भी मिल जाए, मुझे पैसा भी मिल जाए, मुझे काम भी नहीं करना पड़े और मेरा घर भी चल जाए। सही में। तो ऐसे इंडियन इकोनॉमी ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? तो इंडियन जनता को मुफ्त का खाने का बहुत आदत है, प्लस उनको ना दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की बहुत आदत है, उनको मसाला बहुत पसंद है। एक बहुत अच्छी बताता हूँ मैं आपको अभी क्या हुआ, सुधीर चौधरी जी हैं आज तक के बहुत अच्छे बड़े एंकर, इतना बड़ा चैनल है आपका आज तक, आप बिल्कुल रिसर्च नहीं कर सकते हो। उन्होंने धुरंधर के ऊपर रिव्यू बनाया, एक कंटेंट बनाया, उसमें उन्होंने बोला है कि पाकिस्तानी जो वहाँ के लोग हैं वो देखो धुरंधर के ऊपर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और वो जो उन्होंने क्लिप निकाली थी ना, वो विकांशु की निकाली थी। विकांशु इज़ अ कंटेंट क्रिएटर जो कि इंडिया का है,
और उसने खुद का ऐसा वेशभूषा बनाया हुआ था, मिमिक्री करी हुई थी Oh my कि God. जनाब इंडिया में देखो ऐसा वैसा होता है, वो करके God. उन्होंने वो क्लिप यूज कर ली नेशनल टेलीविजन के अंदर, ये बता के कि ये पाकिस्तान का है। Oh my अब आप God. इससे ये चीज सोच सकते हो कि इंडियन न्यूज चैनल की क्रेडिबिलिटी क्या हद तक है। Credibility, research. जीरो, Yeah. जीरो है, जीरो। So yeah, breaking news के लिए कोई कुछ भी इसलिए तो आप ये कर देखो देते हैं। विजय माल्या न्यूज चैनल पे क्यों नहीं आया, वो पॉडकास्ट पे क्यों गया? जी। क्योंकि उनको मालूम है कि अगर विजय माल्या न्यूज चैनल पे जाता तो उसकी नेगेटिव इमेज ही बनी रहती अभी तक। वो राज शमानी के पॉडकास्ट पे गया, इस वजह से लोगों के मन में कुछ हद तक उसकी पॉजिटिव इमेज बन गई। लोगों ने ये मीम्स डालना चालू कर दिया कि मैंने राज शमानी का पॉडकास्ट देखा विजय माल्या के साथ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को विजय माल्या को 1000 रुपये देना चाहिए, वो चोर नहीं है, वो तो सही किया, इंडिया वालों ने उसके साथ में गलत किया है। जी। इस हद तक नैरेटिव बन गया था उसका। जी। पॉडकास्ट से आप बहुत आसानी से नैरेटिव कंट्रोल कर सकते हो। करेक्ट। इंडियन न्यूज़ चैनल इज़ अ जोक है, जोक। मतलब मेरे फादर जो हैं वो इसी बैकग्राउंड से हैं, जर्नलिज्म के बैकग्राउंड से, पेपर के बैकग्राउंड से। पिछले 40 साल से मैंने देखा है कि क्या चीज़ चलती है, क्या चीज़ नहीं चलती। मैंने पूछा पापा से कि यार पापा, ये जो फालतू न्यूज़ रहती है इसको अपन क्यों लगाते हैं, मतलब ही नहीं है। जो रियलिटी की न्यूज़ है आप उसको अगर हम दिखाएं, करें, ये वो करके। कहते हैं कि न्यूज़ चलाने के लिए पैसा लगता है। पैसा जब आता है जब आपकी व्यूअरशिप बढ़े, और व्यूअरशिप आपकी जब भी बढ़ती है जब आप उसमें कुछ मसालेदार कंटेंट या कंट्रोवर्सी दो। तो इसमें पूरी गलती इंडियन न्यूज़ चैनल्स की भी नहीं है, इंडियंस की भी है। उनको इसी तरीके का कंटेंट पसंद आता है जी। जब भी आप ये देखो कि जो एस्ट्रोलॉजी वाले रहते हैं और तांत्रिक वाले पॉडकास्ट रहते हैं, मैं वही बोलने वाली थी आपको कि इस तरह के कंटेंट बहुत चलते हैं, बहुत ज़्यादा चलते हैं। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि इंडियन ऑडियंस को ना जल्दी अमीर होना रहता है, या हर चीज़ का इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए रहता है। जैसे मैंने आपको बोला है कि मैम आपको ना 1 मिलियन फॉलोअर्स करने के लिए आपको 1000 से 1500 रील्स डालनी पड़ेगी और आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड कुणाल तांत्रिक आता है आपके पास में, बोलता है कि नहीं, आप एक काम करो, यहाँ पे लाल कलर का एक ऐसा टेप लगा दो आपके पॉडकास्ट स्टूडियो में, और रोज़ सुबह आके उसमें 2 अगरबत्ती लगाना, आपके 1 मिलियन फॉलोअर हो जाएंगे 6 महीने के अंदर। जी। तो आप बोलोगे कि एक बार ट्राई तो करके देख लेते हैं, क्या ही चला जाएगा, शायद हो जाए उससे। अच्छा, तो वो होप और इजीनेस के चक्कर में, एंड दिस इज ऑल प्लेसिबो। मुझे लगता है ना कि ये प्लेसिबो है। प्लेसिबो बोले तो कि हमारे यहाँ पे जब मैं स्कूल में था तो एक गार्ड बहुत ज़्यादा बीमार रहता था, और वो कभी स्कूल आता था, कभी स्कूल नहीं आता था। तो हमारे यहाँ जो मैथ्स के टीचर थे उन्होंने उसको गोली देना चालू किया। मीठी गोली आती थी डाइजेशन की जी। कहते कि ये 1 महीने तक खा, तू बढ़िया हो जाएगा एकदम। ये मैं जाता हूँ कि कहते इंदौर, जब भी बड़े शहर में, वहाँ से लेके आता हूँ, मिलती नहीं है। ये दे रहा हूँ तेरे को 1 पत्ता। 1 महीने तक वो खाया बंदे ने, और फिर वो साल भर तक प्रॉपर स्कूल आया। कहते साहब क्या गोली दी आपने, मैं बढ़िया हो गया, एकदम ठीक हो गया। स्कूल में अभी तक हमारा मास्टर उसका एग्जाम्पल देता है कि देखो ये है प्लेसिबो इफेक्ट। करेक्ट। गोली में कुछ नहीं था, उसके मन में था, साइकोलॉजी में था। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक पत्ता आता है, वो पत्ते को अगर आप ऐसे रब करते हो तो यहाँ पे आपको रैशेज हो जाते हैं। हाँ। तो जापान में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उन्होंने क्या किया, 30 जन की क्लास थी, उन्होंने बोला कि ये पत्ता है, ये पत्ते को अगर आप अपने हाथ पे रब करोगे तो आपको हाथ में रैशेज हो जाएंगे। जो 30 में से 15 बच्चों को वही वाला पत्ता दिया, 15 बच्चों को दिया उन्होंने नॉर्मल पत्ता जिसपे कुछ नहीं होता था। सब ने अपना अपना रगड़ा, 30 में से 30 लोगों को रैशेज हो गए। पॉसिबल कैसे है? प्लेसिबो इफेक्ट, कि हाँ सर ने बोला है कि इससे वो होता है, क्या कहते हैं, रैशेज, तो इससे रैशेज हो जाएंगे। अच्छा, मुझे लगता है कि ये सारी मन की उपज है। आप जैसा सोचते हो वैसा होने लगता है। करेक्ट। आप ये देखो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन कितना ज़्यादा पावरफुल है। कभी आप सोए हो और आप नींद में गिर जाते हो, या आप ऐसा लगता है कि अरे मैं खाई में गिर गया, आप एकदम झटके से उठते हो कि नहीं उठते हो, एकदम सांस तेज हो जाती है, कभी कभी पसीना भी आने लगता है। मैं तो सपने में गिरा हूँ, लेकिन मेरी बॉडी ने रियल में कैसे रिएक्ट कर दिया, हार्ट बीट बढ़ गई जैसे रियल में मैं गिर गया हूँ, एकदम से झटके से नींद खुल गई। क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन है उसको असली और नकली के बीच का मतलब ही नहीं मालूम है। करेक्ट। तो वो उसी तरीके से रिएक्ट करता है। एनीवेज, थोड़ा अलग तरीके से हम लोग चले गए, बट दिस इज ट्रू। ठीक है, अब थोड़ा हम बात करते हैं गॉडमेंट्स के ऊपर। वो इंडिया में बहुत चलता है, जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी गोस्ट के बारे में बात की,
तो वैसे ही बहुत सारे गॉडमैन को हमारे यहाँ फॉलो करते हैं लोग। परमानंद जी हैं, सदगुरु हैं, इवन क्रिएटर्स लाइक गौर गोपाल दास है, तो बहुत लोग हैं ऐसे, इन सबको फॉलो किया जाता है। जया किशोरी जी को लोग बहुत फॉलो करते हैं। तो इसका क्या कारण है आपको लगता है? देखो, इसमें ना कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत जेन्युइन है, कुछ एकदम फ्रॉड है। देखो, जो सही लोग हैं उनका तो मैं नाम लूँगा, बिल्कुल लूँगा, जैसे प्रेमानंद महाराज जी हो गए। इस टाइप के जो लोग हैं ना, ये जेन्युइन लोग हैं जी। कुछ तो एकदम निहायत ही फ्रॉड है, जिनका मैं नाम नहीं लूँगा। उनका काम सिर्फ इतना है कि उनको पैसे छापने हैं, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए है, और उनको मिलता भी है। ऐसे बहुत सारे आपने पंडित देखे होंगे, चलो मैं पंडित तो नहीं बोलता हूँ, ऐसे बहुत सारे आपने स्पिरिचुअल लीडर्स देखे होंगे जिन्होंने बहुत गलत गलत काम भी किए हुए हैं। स्टिल उनके पास में पॉलिटिशियंस जाते हैं, उनके पैर छूते हैं और उनके पास में आके बैठते हैं, जबकि उसने गलत काम किया हुआ है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन की मजबूरी है। ये जो व्यक्ति जो गलत काम किया है स्पिरिचुअल लीडर ने, इसके पास में 1 करोड़ की ऑडियंस है और मुझे वो 1 करोड़ का वोट चाहिए, तो वो स्पिरिचुअल लीडर ही तो ला के देगा। अब भले ही वो गलत कर रहा है, मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं, मुझे उसके साथ में बैठ के तो अपना काम निकलवाना ही पड़ेगा। तो उस चक्कर में जनता की दिक्कत हो जाती है। मुझे लगता है ना कि इंडियन जनता को खुद का इम्पोर्टेंस मालूम ही नहीं है। आप ये चीज़ देखो, अपनी अगर ट्रेन लेट हो जाती है आधा घंटा 1 घंटा तो इट इज़ नॉर्मल। इंडिया में जो फ्लाइट्स होती हैं 60% फ्लाइट्स 20 मिनट से ज़्यादा कई बार डिले हो जाती हैं, किसी को कोई इशू नहीं होता है। आपका AQI इतना ज़्यादा है, लोगों को उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बाहर कंट्रीज़ में जाके देखो मैम, अगर जापान में 30 सेकंड भी ट्रेन लेट हो जाती है ना, तो पूरा जापान माफ़ी मांगता है कि 30 सेकंड्स ट्रेन लेट हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई है। इंडियन लोगों को उनके टाइम की कदर है ही नहीं जी, है ही नहीं, उनको जीरो कदर है। 7 बजे बुलाया है तो वो ऑटोमेटिकली मान लेंगे 9:30 बजे तक चलेंगे अपन, तभी चालू होगा वो आराम से। चेंज करना पड़ेगा ये सब चीज़ें, मुझे लगता है इंडियंस को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी इस चीज़ की, तभी जाके चेंज होगा। अदरवाइज तो हम चाहते हैं ग्लोबल पावर बनना, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। कोई एक लीडर, कोई एक बिजनेसमैन आपको बड़ा बना नहीं सकता है, आपको ग्लोबल पावर नहीं बना सकता है। इंडियन जनता को खुद सिविक सेंस लाना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा, तभी हम बन सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच मृणाल, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, एंड आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। हमने ब्रांड बिल्डिंग के बारे में बहुत कुछ बात की, कंटेंट क्रिएशन के बारे में बहुत कुछ बात की, तो आई होप कि लोगों को काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिले होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग माय पॉड टॉक। थैंक यू सो मच मुझे पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ, क्योंकि जो कंटेंट मैं जनता को बताना चाहता हूँ उसका मुझे एक मीडिया मिला, एंड आई एम ग्लैड कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात पर्सनल ब्रांडिंग एंड कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट मिस्टर मृणाल तिवारी के साथ। आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, और आपको भी कंटेंट क्रिएटर बनना है या इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर लिखिए। एंड टिल देन, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पॉड टॉक विद एकता। थैंक यू।